तो यार आज ना बड़ा एक्साइटिंग डे है क्योंकि 2021 में तो आप लोगों को पता है एडू कैप्टन ने बिल्कुल शानदार रिजल्ट्स निकाले थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एआईआर थर्ड रैंक, आईआईएम इंदौर में 17 शॉर्टलिस्ट और भी बहुत सारे तगड़े रिजल्ट थे। पर इस साल हमने बिल्कुल नई ऊंचाइयां छुई हैं। इस साल ना कि हमारे अक्रॉस ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बच्चों के रिजल्ट और ज्यादा हुए हैं और ज्यादा एडमिशंस हुए हैं, बट इस साल हमारी और क्वालिटी रैंक्स भी आई हैं। देखो अभी मैं सारा रिजल्ट तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम कलेक्शन में है सारी यूनिवर्सिटीज के, पर आप लोगों के आगे एक शानदार न्यूज देते हुए मैं बता देता हूं, आईआईएम इंदौर में इस साल हमारे और ज्यादा शॉर्टलिस्ट और ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं और उन सिलेक्शंस में इस साल और क्वालिटी सिलेक्शंस हुए हैं। यश जैन हमारा स्टूडेंट, उसकी एआईआर 13 रैंक आई है, हर्षित की 24 आई है, अर्नव की 37 रैंक आई है और आज विश्वास भैया तुम्हारे आगे पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें कि वो हर्षित और यश दोनों से बात करेंगे और अपने सीक्रेट्स वो आप लोगों के आगे रखेंगे। तो भाई कनेक्टेड रहना, साथ ही साथ पॉडकास्ट में सारी एडवाइस इनकी सुनना और ये भी देखना कि अभी हम रिलीज करने वाले हमारे फुल फ्लेजेड रिजल्ट्स सारी यूनिवर्सिटीज आईएम्स की अभी काउंटिंग में है प्रोसेस। तो चलो यार अब विश्वास को मैं बात दौड़ पकड़ाता हूं इस वीडियो की। ओके तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हमारे पास है दो आईआईएम के टॉपर्स। हाँ, ये दो आईपी मैट के बच्चे जिन्होंने बहुत ही बढ़िया मार्क्स से अपने लिए बढ़िया आईआईएम इंदौर अचीव कर लिया, स्कोर कर लिया। पहले तो इन सबसे बात करेंगे, इन दोनों से बात करेंगे। बच्चे बहुत हैं एडू कैप्टन के, बट हाँ अभी एट मोमेंट इनसे बात हो पाई। इनके यहाँ पॉडकास्ट करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं, इनकी करंट फीलिंग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एंड देखते हैं भाई कि क्या रही पूरी जर्नी एंड अब इनकी आगे फर्दर लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है। मैं डीयू का स्टूडेंट हूँ, मुझे आप सब जानते हैं। मैं भी अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर पाया तो करूंगा, बट अगेन इन दोनों भाइयों के विचार जानते हैं, इनके करंट फीलिंग्स जानते हैं कि ये कैसा लग रहा है इन्हें आई एम इंदौर में सीट्स अचीव करके। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूं सिर्फ वन वन वर्ड में, तो हर्षित भाई की आई है AIR 24 और यश भाई की आई है AIR 13। तो अपने आप में बहुत बढ़िया नंबर्स है भाई ये। एंड लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डू। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले बेसिक चीज से कि भाई ये आईआईएम इंदौर या आईबी मैट या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की विजन बनी कहां से? तुम्हें सबसे पहले पता कैसे लगा कि ये भी कुछ होता है? देन तुमने अपना मन कैसे बनाया कि हाँ मुझे यही करना है? एंड देन एट विच पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें जाके एडू कैप्टन मिला एंड तुमने क्यों एडू कैप्टन चुना? इसको एक एक करके बड़े ही स्लो एंड स्टडी तरीके से आंसर करते हैं। वी स्टार्ट विद यश। बता भाई। ओके, सो बेसिकली आईबीएम की मोटिवेशन तो मैंने जैसे गूगल करते हुए कि व्हाट आर द फ्यूचर करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर 12th, सो बेसिकली उसी के थ्रू मैंने एमबीए एंड मेनली आईपीएम को डिस्कवर करा। एंड देन उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी एंड कोर्स इतना डाइवर्स था तो बेसिकली मुझे थोड़ा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कोर्सेज लाइक सी एंड सी एस। तो मैंने सोचा कि इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड एड्यू कैप्टन के लिए वही मैं यूट्यूब पे भी ये सब सर्च कर रहा था, तो फिर वीडियोस थोड़ी रिकमेंड हुई तो उससे मैंने डिस्कवर करा। एंड देन वो डेमो लेक्चर्स के लिए मैंने अप्लाई करा, वो डेमो लेक्चर्स आए, देखे, अच्छा लगा एंड इनरोल कर लिया। नाइस भाई, नाइस। हर्षित भाई तेरा क्या एक्सपीरियंस था? क्या प्रॉपर प्रोसीजर रहा शुरू से लेकर अब तक का? मैं एक्चुअली 11th क्लास की स्टार्टिंग से कोरा पे काफ़ी एक्टिव था। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को फॉलो करता था, तो वहाँ पर एक आईआईएम के एल्यूमिनाई से मुझे पता लगा था कि आईपीएम एक प्रोग्राम होता है, सर्टेन आईआईएम्स उसको ऑफर करते हैं। तो वहाँ से मैंने फिर और रिसर्च करी, कॉलेज वेबसाइट्स पे जा करके कंप्लीट पता किया। एंड एडू कैप्टन को तो मैं 10th से ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं 10th से यूट्यूब चैनल को जानता हूँ एडू कैप्टन की, जब प्रिंस अकेडमी नाम होता था। तो जब हम क्योंकि दोनों मैथ, पढ़ रहे थे, मैं 12th में था, तू 10th में था। हाँ एग्जैक्टली। उस वक्त मेरे को इतना तो श्योर था कि मतलब कोई ना कोई एंट्रेंस का तैयारी करना है, तो एडू कैप्टन का कोर्स मैंने काफी पहले से माइंड में रखा होता है कि लूंगा। फिर पता था कि आईपी मैट भी करवाते हैं, अच्छा फैकल्टी है, सब कुछ बेटर फैसिलिटीज है। तो मैंने 12th की स्टार्टिंग में मतलब मिड 12th के अराउंड 1 ईयर कोर्स ले गया था। नाइस भाई, परफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से एक छोटी सी चीज जो मैंने तुमसे ली कि जब भी तुम्हारा मन बन गया कि हाँ मुझे पर्टिकुलर ये वाला इंटरेस्ट टारगेट करना है, मुझे ये वाला कॉलेज टारगेट करना है, या मैं अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा फर्म हो चुका हूँ, मेरा मन बन चुका कि हाँ दिस इज द वे एंड आई हैव टू गो फर्दर, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, प्लानिंग प्लानिंग में एग्जीक्यूशन पे बढ़ना है। जहां हमें फाइनल हुआ कि अच्छा ये करना है, तो लेट्स जंप इनटू इट एंड तैयारी शुरू करते हैं कायदे से, सीरियसली मन लगा। अगेन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि बिना पेड कोचिंग के तुम कर नहीं सकते, बट इट ऑल रिक्वायर्स डेडिकेशन। ऑल दिस रिक्वायर्स इज डेडिकेशन, कमिटमेंट, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। एंड जब वो पेड कोचिंग आती है तो वो कमिटमेंट की सेंस भी आती है, एंड उसी के साथ साथ तुम्हारे अंदर एक पर्पस होता है चीज को पूरा करने का। नो डाउट मैं थोड़ा पैसे से कनेक्ट कर रहा हूँ, बट जब वो लगे होते हैं ना, तो एक पुश होता है उसकी तरफ से। ये बात तुम भी एग्री करोगे, ठीक है? एंड चाहे फ्री पढ़ो, हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बट एक बार के लिए तुम डेमो लेक्चर्स एक्सेस तो करके देखो।
आगे तुम्हारी मर्जी है। ओके भाई, मूविंग अहेड। 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, जब भी तुमने स्टार्ट किया, उस टाइम तुम्हारे मन में ये क्या था कि यार कितना ही टफ होगा इसको क्रैक करना, या मुझे अपनी करंट स्टेज से कितना एलिवेट करना होगा इसको क्रैक करने के लिए, वो विजन क्या थी तुम्हारे मन में? हर्षित भाई। और मैंने पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से कभी भी कंपटीशन और टफ वगैरह के बारे में कुछ दिमाग में रखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था जितना नेट पे जाऊंगा सर्च करूंगा क्या ये है क्या वो टाइम वेस्ट ही है। तो एग्जैक्टली मेरे को इतना था माइंड में, फ्रॉम स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करना है सब कुछ। पहले बेसिक वीडियोस, बेसिक लेक्चर्स देखे, बेसिक बुक्स सोल्व करी, फिर ऐसे धीरे धीरे करता करता थ्रू आउट द ईयर मैं एडवांस करता गया। बोर्ड से 2 महीना पहले ही मेरे को जब पता लगा सीयूईटी का नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने बोर्ड्स का वेटेज कम करके आईपी मैट का काफी ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने कंप्लीटली उसी की तैयारी करी थी। राइट भाई। एंड यश? मैंने जैसे 11th में एक मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया था, तो उसके थ्रू मेरी मैथ्स तो ऑलमोस्ट कवर हो गई थी। एंड वीए वाज समथिंग जो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाती, तो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट किया था आईपी मैथ का, एंड उसमें क्वांट्स की कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो गई, वीए की नहीं हुई। एंड फिर मैंने चेक किया कि वीए के लिए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग लेते हैं, उससे थोड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी। नाइस भाई, नाइस। तो बेसिकली तुमने थ्रू आउट द परफॉर्मेंस पीरियड अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया, तुमने रिपोर्ट्स ट्रैक करे, तुमने देखा कहाँ क्या लैक कर रहा है। जैसे इसने बताया मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लेकिन वीए वीक है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तेरा सीन मुझे सबसे अच्छा क्या लगा हर्षित भाई, कि जितना हम इंटरनेट पे जाएंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतनी हमारे पास इतनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इतनी मोटिवेशनल चीजें कह लो या फर्दर पुश करने वाली चीजें कह लो, उसके बाद इतनी ज्यादा नीचे खींचने वाली चीजें भी मिलेंगी। ऐसे बहुत सी नेगेटिव बातें पता लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव बातें पता लगना गलत है, अगर तुम कॉलेज कोर्स यूनिवर्सिटी के बारे में चीजें जान रहे हो तो प्रोस कॉन्स दोनों जानो, लेकिन अपनी तैयारी को लेके जब तुम्हारा मन बन चुका है तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ कि नहीं नहीं यार ये रहने देते हैं। तो वो चीजें ना कहीं सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब तुम्हारा मन बन चुका है तो सब कुछ साइड करके लग जाओ। कंपटीशन जो है उतना ही है, वो रहेगा, टफ जितना है वो रहेगा। एट द एंड क्या मैटर करता है, हमने कितना जी जान से काम किया। बहुत बढ़िया भाई। एंड ऑल्सो हमारे व्यूअर्स को अगर ना पता हो तो मैं बताऊं, हर्षित भाई पहले हमारा व्यूअर था, देन पेड सब्सक्राइबर बना, देन ये इंटर्न बना, एंड देन अब इसकी आई एम इंदौर में सिलेक्शन हो गई है। इसका हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था सीयूईटी के लिए, एंड इस भाई का सीयूईटी भी अच्छा गया था। तेरा फेज 2 हो गया? 17 अगस्त को है। 17 अगस्त, ओके। बट पोस्टपोन नाउ, बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई, तुम मेडिक कैप्टन में आए। अब मुझे एक एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, थोड़ा सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ऐसा मोमेंट बताओ, मैं श्योर हूं तुम्हारे जर्नी में आया होगा, जब वो डिप लगा हो। डिप एज इन की चीजें चल रही हैं, मे बी वो ऊपर जा रही है, मे बी वो स्टेबल चल रही है, लेकिन एक खतरनाक सा डिप आया एक इंसिडेंट की वजह से कि यार छोड़ देते हैं, बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वो डीयू वाला सेफर साइड ले लेंगे। ये आई टू मैट जो काफी कम बच्चे रहते हैं, इसकी अवेयरनेस भी नहीं है, या नहीं हो रहा भाई मुझसे, आई फील लाइक क्विटिंग एंड ऑल दैट, वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या वो जो सबकॉन्शियस में आपको पुल डाउन करते हैं, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक इंसिडेंट था जिसने आपको वो किया, एंड फिर आप उससे कैसे उभर के आए? यश भाई, हर्षित भाई, जिसके मन में पहले इंसिडेंट तैयार हो गया, बता दो। आई वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट। हाँ बता मेरे भाई। साथ क्या हुआ था, मेरे को इतना था कि हमारे जब इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम्स था, राइट। हम्म। इको मेरे को पर्सनली इतना अच्छा सब्जेक्ट लगता नहीं था, मेरे को थोड़ा सा इंडियन इको पढ़ने में बोरिंग फील होता था, मैक्रो हो जाता था। तो मैंने इको के टाइम पे क्या करा कि सोचा अब चलो मॉक्स देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आईपी मैट के मॉक्स, क्योंकि बीच में काफी ब्रेक आ गया बोर्ड्स की वजह से। मैंने एक मॉक दिया, नहीं आया अच्छा स्कोर, क्योंकि वो फ्लो टूट गया था। मैंने थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करी, तो मेरे लगातार 3-4 मॉक्स में मार्क्स बहुत बुरे आए। वीए की कट ऑफ हो रही थी मेरे अच्छे से क्लियर, बट क्वांट्स वाली कट ऑफ नहीं हो पा रही थी क्लियर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इस वजह से बोर्ड को भी कम टाइम दे पा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड्स में स्कोर कम रह जाए मेरा और आईपी मैट ना क्लियर हो, तो आईपी मैट को छोड़ देता हूँ। बट फिर यस, मैंने भूपेंद्र भैया से भी कंसल्ट किया था, मैंने प्रिंस भैया से भी बात की थी। तो फिर उन्होंने यही कहा था कि मॉक के स्कोर को माइंड से निकाल दो कम्प्लीटली, एनालिसिस पे ध्यान रखो और जो वीक चैप्टर्स है उनके ऊपर फोकस करो। वो धीरे धीरे हुआ, फिर बोर्ड्स के बाद जब मॉक स्टार्ट करे फिर स्कोर इंक्रीज होने लगा। नाइस भाई। मतलब जब वो डिप वाले मोमेंट्स आते हैं ना, मैं बात शुरू से ही यहाँ फोकस करना चाहता था कि ऐसे मोमेंट्स मेरे साथ भी आते थे। मुझे ऑनेस्टली आईपी मैट का कोई अंदाजा नहीं था, मुझे ड्यू जैट का नहीं पता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम। मैं मतलब बहाने नहीं बनाऊंगा, पर मैंने ढूंढा भी नहीं था, मेरी शुरू से था कि हाँ एसआरसीसी डीयू बस वो लेंगे। तो जब ऐसे डिप वाले मोमेंट्स आते थे ना, तो एक अच्छे काउंसलर की, एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है इंसान को, जो एक सही इमेज भी दिखाए, जो भटकाए भी ना, जो भटकने भी ना दे,
और जो कोई झूठी तसल्ली भी ना दे। झूठी तसल्ली मैं बताऊंगा क्यों फाटल होती है। झूठी तसल्ली आपको एक बार तो वो डिप से रोक लेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो गड्ढा भरेगा नहीं और वो टूट जाएगा और झूठी तसल्ली गिरेगी ना, तो वो इतना बुरा डिप लगेगा कि आप कहीं से कुछ सुनने लायक नहीं रहोगे। बस ठीक है अब मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम क्विटिंग। अगर एक बार झूठी तसल्ली से तुझे बता दिया जाता, मान ले किसी भी तरीके से तुझे ऐसे बस कवर अप कर देता कि नहीं नहीं कर ले कर ले कर ले, एंड एक पॉइंट का जब तुझे रियलाइज होता तो तू उस बंदे पे भरोसा ही ना करता, चाहे फिर नेक्स्ट टाइम वो सही बात बता रहे हो। तो ऑल यू नीड इज अ गुड काउंसलर, गुड टीचर, गुड फ्रेंड, गुड गाइडर, गुड मोटिवेटर, कुछ भी कह लो, लेकिन वो बंदा जिसको तुमसे ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है एंड वो तुम्हारे इन मोमेंट्स में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे साथ है। एंड जितना मुझे पता है भाई कि ऐसे इस मामले में हमारी फैकल्टी और प्रिंस भैया तुम्हारे लिए सपोर्टिव रहे हैं, राइट? राइट थ्रू आउट द होल जर्नी मेरी काफी बार, मतलब वीक में एक दो बात हुई भूपेंद्र में या प्रिंस में, किसी न किसी एक से तो मेरी बात होती ही थी। जरूरी भी है भाई, एक टीचर का पर्सनल कनेक्ट होना ना जरूरी होता है। एट द सेम टाइम मतलब एक टीचर की पर्सपेक्टिव से देखे तो ठीक है, सब कुछ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेक्चर्स जा रहे हैं, मॉक्स जा रहे हैं, बुक जा रही है, तैयारी हो रही है, दैट्स ऑल फन। बट तुम्हारे लिए तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ मैं टीचर से कनेक्ट कर पा रहा हूँ एक पर्सनल लेवल पे, तब जाके वीडियोस में भी एक अलग एम्फेसिस आता है कि ये तो ये वही बंदा ना जिससे मैंने कल कॉल पे बात करी थी, ये वही बंदा पढ़ा रहा है। तो थोड़ा सा सटल सा ही लेकिन सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ओके यश भाई, तेरे साथ क्या सीन हुआ था ऐसा? तो बेसिकली मैं अपनी जैसे मॉक्स की परफॉर्मेंस के लिए एक एक्सेल मेंटेन करता हूँ। तो उसमें सारे स्कोर क्योंकि एक के बाद एक नीचे आते जाते हैं, तो जब वीए के लिए मैंने, जैसे मैंने कहा कि पहले भी वीए में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो कुछ 5-6 मार्क्स तक तो सब सही चल रहा था, थोड़ा कट ऑफ तक निकल रही थी। फिर उसके बाद एकदम 80-90 से वो स्कोर आ गया 56 पे। तो आई वाज लाइक कि ये तो होने नहीं वाला, कुछ और ढूंढते हैं, कोई और कोर्स पे मूव ऑन करते हैं। फिर 2-3 दिन बाद उसके बाद शांति से बैठ के एक बार देखा कि बीए में एक्चुअली कट ऑफ जाती कितनी है, एंड पेपर पैटर्न को स्टडी करके ये डिसाइड किया कि मेरे लिए एक आइडल अटेम्प्ट और कितने क्वेश्चंस छोड़ना। जैसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करूँ ताकि थोड़ा बहुत नेगेटिव से निकल जाएगा अगर होगा भी तो। पर फिर बैठ के मैंने देखा कि छोड़ना भी सही है, हो सकता है उसके बाद भी क्लियर। तो उसके बाद जब स्ट्रैटेजी चेंज करी तो उसके बाद फिर बीए की कट ऑफ हर बार निकलने लगी। तो बेसिकली वो मोमेंट था जहाँ से मैंने इसको कवर अप किया। पता है क्या चीज होती है, कभी कभी ना एक एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर नहीं होता। तो तूने देखा तेरा स्कोर गिर रहा है, तुझे लगा नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, छोड़ देते हैं। आंसर हमेशा इतने एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता, थोड़ा सा उसके डीप जाके एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे मैं तुझे अगर बताऊं एज अ सीनियर, अगर तुम्हें सिंपल सी एडवाइस देनी हो ना कॉलेज लाइफ को लेके, चाहे वो आईएम हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, डीयू हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सिंपल सी एडवाइस है कि हर्षित, यश, तुम अभी फर्स्ट ईयर शुरू करने वाले हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो। ये बात कौन बोलेगा? हर्षित और यश थर्ड ईयर वाला। आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद तुम दोनों अपने आप की एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बन जाओगे। अपने आप को कॉलेज लाइफ में इतना एक्सप्लोर करोगे, इतना ग्रो करोगे पर्सनालिटी से, ऐसे खुद को जानोगे कि अच्छा ये भी था हर्षित के अंदर, ये वाला एंगल भी यश का है। तुम देखोगे, तुम नई चीजें जानोगे। तो अगेन चीजों के अंदर ना थोड़ा सा टाइम देना सही रहता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा डिप वाला मोमेंट आ रहा है कि यार नहीं नहीं छोड़ देते हैं, बीट अबाउट एनीथिंग, बोर्ड, सीयूटी, आईएम, आईपी मैट, कुछ भी हो, ऐसे इंस्टेंट इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। टाइम दो, देखो ये हुआ क्यों, व्हाट मेड दिस कॉज, ठीक है? ये आया क्या से, इसका रूट कॉज क्या है ना? लाइक अगर तूने जैसे बताया कि तेरे वीए में मार्क्स कट रहे थे, या तेरे एकदम से 80-90 से 56 आ गया, 54 आ गया, जो भी तूने नंबर बताया, हम रीजन देखें, हम मॉक्स को देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक में कहाँ कहाँ मैं मार खा रहा हूँ, या किस किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में मार खा रहा हूँ, उसको पकड़ के देखो, एग्जामिन करो, टीचर से डिस्कस करो, कुछ भी करो। बट अगेन इस इन मामलों में ना जब माइंड इम्पल्सिव साइड चलने लगते हैं, नहीं छोड़ देते छोड़ देते छोड़ देते हैं, जितना हम उसको ओवर थिंक करते हैं, जितना हम उस पर फोकस करते हैं उस नेगेटिव कॉनोटेशन पे, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ हम उस पर एक्ट कर लेंगे। नेगेटिव चीजों पे एक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उस टाइम पे तूने उसको एनालिसिस ना किया होता तो मे भी तो छोड़ के बोर्ड पे लग जाता। एंड फिर एक इतना सा टाइम बोर्ड को दिया, इतना आईपी मैट को दिया, अब ये भी कम है लेकिन ये तो ऑलरेडी बहुत कम है, तो चीजें ऐसे हसल बसल हो जाती है और कहीं का कुछ ना रहता। बट अब अगेन देख, तेरी AR 13 आई, बहुत अच्छा कॉलेज मिला, अच्छी सीट सिक्योर हो गई एंड ऑल दैट, अब बढ़िया तेरी कॉलेज लाइफ जाएगी। तो अगेन ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस आने से पहले खुद को टाइम दो, खुद से कंसल्ट करो, अपने टीचर से कंसल्ट करो, टाइम दो, एवरीथिंग विल गो स्मूथ एंड फाइन। जर्नी ऐसे नहीं चलती। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं ना क्लास 11th-12th में था आई गेस, एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन चल रही थी, एंड वहीं कैसे बातों बातों में एक बात निकली, मजेदार बात थी, कि जब एक हार्ट बीट चल रही होती है ईसीजी मशीन पे, और उसकी हार्ट वेव्स आती है, तो वो कुछ ऐसे ऐसे होती है, राइट, अप डाउन अप डाउन, वो स्ट्रेट नहीं होती है। जब वो स्ट्रेट हो जाती है, इसका क्या मतलब होता है? द पर्सन इज डेड। तो चाहे वो तुम्हारी प्रिपरेशन हो, चाहे जर्नी हो, चाहे किसी भी चीज की हो, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, अप्स एंड डाउन रहेंगे, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन रहेंगे।
स्ट्रेट कभी नहीं होगा। और जब वो डाउन आएंगे ना, तो तुम्हारा बस यही काम है कि इस डाउन में खुद को स्ट्रांग रखना है एंड उसको दोबारा अप तक जाने के लिए होल्ड रखना है। अगर तुमने वहीं गिव अप कर दिया तो वो डाउन का डाउन रह जाएगा, वो कभी अप नहीं जा पाएगा। अगेन ऐसी जर्नी के बीच में लो मोमेंट, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकता था, कोई बहुत ऐसे मेजर क्वेश्चन नहीं है कि हर पॉडकास्ट में कवर होता हो या हर टीचर बात करता हो। बट अगेन ऑल आई वांट यार कि तुमने इतना कुछ बड़ा उखाड़ा है एंड इस जर्नी से जो नेगेटिव साइड्स है ना, नेगेटिव साइड नहीं कहूंगा, दैट कैन बी अ रॉन्ग वर्ड, बट जो लो मोमेंट्स आते हैं जो हर बच्चा एक्सपीरियंस करता है बट मे बी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो डिस्कस होने चाहिए। एंड बस गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन। अगर तुम पूरी जी जान से लग चुके हो तो होगा भाई, बहुत बढ़िया होगा, लगे रहो, बीच में मत हार मानना, दैट्स इट। ओके, तुमने वो मोमेंट भी ओवरकम कर लिया, तुम्हारी सारी जर्नी स्मूथ चल रही है। अब अगेन थोड़ा सा कन्वेंशनल क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट सेंस। तुमने तैयारी की, तुम रिवाइज करते हो, तुम टेस्ट देते हो, तुम मॉक्स देते हो, तुम वीकली मंथली जैसे भी टेस्ट देते हो, बट उसके साथ साथ तुम्हारे जैसे हर्षित तेरे भाई मन में तू सीयूटी कर रहा था, सीयूटी जब आया उससे पहले तू बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, तूने आईआईबी मैट भी नवंबर के आसपास शुरू किया। यश, तू अभी तक भी तेरे मन में कहीं ना कहीं सीयूटी वाला है कि मतलब तो मतलब पहले से भी अपनी अच्छी तैयारी चल रही है। दोनों की बैलेंसिंग में, दोनों की स्टडीज में, दोनों की रिवीजन में, बैलेंसिंग में तुमने किस तरह से टाइम डिवाइड किया? टाइम डिवाइड मैच नहीं करा इतने घंटे ये इतने घंटे ये, खुद को फिगर आउट किस तरह से किया कि मुझे कितना परसेंट ऑफ टाइम इधर देना है, कितना परसेंट ऑफ टाइम इधर देना है? वी स्टार्ट विद हर्षित। सी सबसे पहले तो 11th 12th पूरा स्कूल तो ऑनलाइन गया, तो स्कूलिंग तो राइट। हुई नहीं थी। तो मैंने इस तरह से अपना टाइम टेबल फिगर आउट किया कि सुबह जल्दी उठो, नहाओ, स्कूल जाओ, वो वाला सिस्टम अब कम्प्लीटली मेरे लिए ओवर हो चुका है। और मोस्ट ऑफ द डे मेरा ट्यूशन्स पे रहता था, मेरा दिन का 4-5 घंटा बोर्ड्स की ट्यूशन रहता था। तो मैं क्या करता था, रात को आई गेस 8:30 to 11 और 10:30 तक मैं बोर्ड्स का अपना सारा होमवर्क कर लेता था। उसके बाद मैं कंप्लीट एक 5 to 6 आवर्स का सिटिंग देता था आईपी मैट और बाकी एंट्रेंसेस के लिए। 2-3 बजे तक आई यूज टू स्टडी डेली, मेरा यही था। कॉफी के ऊपर जी रहा हूँ रोज रात को, ऐसे ही चलता था मेरे साथ। मैं इसमें को इतना था कि यस आईपी मैट तो क्लियर करना है। अंदर कहीं ना कहीं मन में ये था कि एग्जाम इजी नहीं है, अगर मैं कहीं भी पॉइंट पे इजी ले गया तो क्लियर नहीं होगा मेरे से ये। तो फिर वो स्टार्टिंग से ही था। जैसे ही मेरे बोर्ड्स खत्म हुए उसके बाद मैंने कंप्लीटली टाइम डेली मॉक्स देने स्टार्ट करे। 2 घंटे का मॉक होता था, कम से कम 3 घंटा एनालिसिस में आराम से लगता है अगर हम कंप्लीटली बैठ के करें। तो वो 5 घंटा वहां जाता था, फिर थोड़ा एग्जॉस्टेड होता था, रेस्ट लेके एनालिसिस में जो कमियां होती थी उसको करता था। ऐसे मैंने अपनी जर्नी में की। परफेक्ट भाई, काफी बढ़िया। यश तेरे पे आते हैं। मैं बस इसका एक छोटा सा मैंने एक टेक अवे लिया कि लाइक हम में से बहुत से बच्चे मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं। मॉक्स अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मात्रा में भी करते हैं। कभी बहुत ज्यादा ही मॉक्स लगा लिया। लाइक मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने पर सब्जेक्ट अपने 30-35 मॉक्स आराम से किए थे। 2 महीने 2.5 महीने का टाइम था बोर्ड्स के टाइम, ठीक है, अच्छा खासा टाइम था। बट अगेन चीज क्या आती है ना कि मॉक्स बस कर देना और करके चेक करना, उनसे सीखना, उनसे ग्रो करना, वहां फर्क आता है। बहुत से ऐसे बच्चे जो 60-70 करके बस नंबर नंबर की गेम में रहता है कि हाँ हमने इतने कर दिए, इसके भी कर दिए, उसके भी कर दिए, ये फ्री वाले भी कर दिए, पेड वाले भी कर दिए, ये पब्लिकेशन भी, वो पब्लिकेशन भी। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। किसी को नहीं फर्क पड़ रहा तुमने कितने मार्क्स किए, फर्क यहाँ पड़ रहा है कि तुम कितने परफेक्ट हो चुके हो। परफेक्ट, कंसिस्टेंटली परफेक्ट। तुम्हारे मॉक बाय मॉक बाय मॉक बाय मॉक एक अच्छी अमाउंट ऑफ मार्क्स मेंटेन हो रहे हैं। ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं चलना चाहिए, वहां अप डाउन नहीं चलना चाहिए, किसी में 80 आ रहे हैं, किसी में 50 आ रहे हैं, किसी में 100 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लेवल है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो, चाहे हर मॉक में 1 मार्क बढ़े पर वो उससे नीचे ना जाए, ठीक है? दैट्स योर पर्पस। एंड एट द एंड ऑफ द डे जैसे तूने बताया कि 2 घंटे मॉक करने में और 3 घंटे उसको एनालाइज करने में, बेस्ट पार्ट इज कि तुम टाइम दे रहे हो एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक पे। क्योंकि एट द एंड जब वो थोड़ा सा टाइम बचता है ना, एग्जाम से 10 12 15 20 दिन पहले हम हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, हर वीडियो नहीं देख सकते, हर बुक नहीं पढ़ सकते। हमें बस खुद को चेक करना है। ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर सेल्फ। कितनी अजीब सी बात है, बट तुम खुद से कोई और काम करवा रहे हो। 2 बंदे हैं, एक विश्वास जो काम करवा रहा है, एक विश्वास जो टेस्ट दे रहा है। ये वाला बंदा कहता है कि भाई तू टेस्ट दे, ये वाला कहता है तू बुक मत पढ़, तू टेस्ट दे। फिर जब मैंने टेस्ट दिया तो ये चेक करता है कि अच्छा ये टॉपिक्स है। यू नीड अ टीचर, बट तुम्हारे उस टाइम पे टीचर तुम खुद हो। तुम्हारे आंसर्स देखो, तुम्हारे टॉपिक्स देखो, कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं, एंड फिर उन सिलेक्टिव चीजों की स्टडी करो। एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। जस्ट तुम दोनों ने किया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो इस लेवल पे पहुंचते हैं ना, ये चीजें अपने आप ही फिगर आउट होती हैं। ये चीजें कोई बताता नहीं है सामने स्पेसिफिकली कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे चीजें बनती हैं एंड ऑल दैट। ये चीजें खुद प्रोसेस के थ्रू फिगर आउट हो जाती हैं। मैंने भी की, तुमने भी की होगी, पक्की बात है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर डन। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस जहां तक आई बात बैलेंसिंग की, जब तुमने 2 चीजें रखी हैं, तुम अनश्योर हो, तुम चीज थोड़ी हैवी ले रहे हो, खुद को बर्डन डाल रहे हो, तो कोई चक्कर नहीं है भाई। खुद को इतना बड़ा चैलेंज दिया तो हम कर लेंगे। पहले तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहो, हम कर लेंगे। दूसरी चीज जैसे इसने कहा
कि एक टाइम स्टिपुलेट करो कि हाँ इतना टाइम तक मैं बोर्ड का करूंगा, अच्छा खासा खत्म होगा, देन अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी बाकी की चीजें सैक्रिफाइस करके जो मे बी अपना एडिशनल मजे हो सकते हैं, दोस्तों का घूमना फिरना या कुछ भी लेजर एक्टिविटीज कुछ भी हो सकते हैं जो तुम्हारे साथ होती हैं, उसको सैक्रिफाइस करके उसको साइड में रख के मैं अपना अलग से टाइम निकाल रहा हूँ अपनी सेकंड गोल। परफेक्ट है। यश तू बता। जैसे अब शुरू जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली सीयूईटी का तब तक तो कुछ पता नहीं था, तो तब तक तो बस आईपी मैथ था और बोर्ड्स थे। तो ऐसे ही था कि डेली जैसे ऑनलाइन स्कूल था तो वही 2 बजे तक स्कूल हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा आईपी मैथ का कर लिया 3-4 घंटे मैथ्स वगैरह, एंड उसके बाद फिर बोर्ड्स पे टाइम डेडिकेट करता था क्योंकि मेरा मेन फोकस वही था नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस एंड ऑल। फिर उसके बाद दिसंबर एंड से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, एंड देन फिर थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया अपनी पढ़ाई वगैरह, कितनी क्लासेस देखनी एंड ऑल। फिर फेब से आया सीयूईटी का कॉन्सेप्ट, तो तब ऐसे था कि अब क्योंकि डीयू में भी जाने तो एंट्रेंस पढ़ना पड़ेगा, अब इधर टाइम डिवाइड करने की प्रॉब्लम एक्चुअली अराइज हुई। तो इसमें जैसे आईपीएम और जो सीयूईटी का जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है वो काफी ओवरलैपिंग कोर्स है, मतलब सिलेबस है उसका, तो ओके। उसकी साथ साथ प्रिपरेशन करी। एंड क्योंकि सुखदेव में नहीं था तो उसके लिए मैथ्स डोमेन चाहिए था, तो मैथ्स साथ में फोकस कर रहा था। तो मतलब मैंने बाकी बोर्ड्स पे फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया, उसे बस कि हो रहे तो होता रहा, एंड मेन फोकस आईपी मैथ पे रखा, आईपी मैथ खत्म किया, एंड उसके बाद अब बाकी डोमेन्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ सीयूईटी के लिए। नाइस भाई। तेरे सीयूईटी कब है? 18th और 20th 23rd। अच्छा, एक भी फेज नहीं हुआ अभी? एक भी नहीं। स्लॉट नहीं हुआ? चलो ऑल द बेस्ट भाई, देखो टाइम मिल गया। अच्छा अच्छा यूज करना है इसका आपने। बढ़िया। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, हमें समझ आया चीजें काम कैसे करती हैं। अगर तुम्हें टाइम डिवाइड भी करना है, ये दोनों मैं गारंटी देता हूँ कि सीयूईटी में स्कोर्स उन बच्चों से भी अच्छे होंगे जिन्होंने अकेले सीयूईटी में फोकस किया, मतलब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे। तो एट द एंड मैटर ये नहीं करता कि मेरे पास दो चीजें हैं, अगर तुमने दो चीजें ली हैं, तो वो तुम्हारी चॉइस है। एंड अगर तुम दोनों में जस्ट एवरेज एवरेज रह जाओगे तो कहीं कहीं नहीं रहोगे। तो एक में तो तुम्हें टॉप ही करना है, ये सोच के चलो कि एक में तो मुझे ऐसा फाड़ना है कि तो मिल ही मिल जाए, और दूसरा मैं अभी श्योर नहीं कि मुझे क्या चूज करना है, तो मुझे दूसरे में भी अपना एफर्ट मारना है। दोनों में से बस एक चीज ध्यान रखना, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें कुछ लगे कि यार मेरे पास एक ही घंटा है और दोनों को एक घंटा देना है, मैं आधा आधा घंटा नहीं कर सकता, मेरे को एक एक ही देना है, तो तुम्हारे मन में एक क्लियर इमेज होनी चाहिए कि मेरे लिए दिस इज ओवर दिस, चाहे वो आईपीमैट सीयूईटी हो, बोर्ड सीयूईटी हो, कुछ भी हो। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे मन में एक क्लियर प्रायोरिटी इमेज होनी चाहिए। दोनों को टाइम दो, अच्छा दो, लेकिन एक प्रायोरिटी इमेज होनी चाहिए। मेरे पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों थे, एंड मेरा सबसे बड़ा डर था, मतलब जब मेरा सेशन था ना तो बोर्ड के टॉप 4 मार्क्स कंसीडर होते थे, मेरा सबसे बड़ा डर था कि मान लो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में 90 मार्क्स रह गए, एंड एक और बच्चा है जिसके एक में 99 है, दूसरे में 35 है। कहने को तो मैं उससे बेटर हुआ, बट उसके 99 काउंट हो रहे हैं, मेरे 90 काउंट हो रहे हैं। तो मेरा बहुत था कि यार मैं दोनों में करके कि दोनों में एवरेज ना रह जाऊं, एक में तो मुझे टॉप करना ही करना है। एंड मैं फिगर आउट नहीं कर पाता इकोनॉमिक्स या मैथ्स, क्योंकि मैथ्स टफ थी, 12th की मेरे लिए ऑनेस्टली थी टफ, एंड इकोनॉमिक्स में आईईडी थी। तो एक अच्छे खासे टाइम तक तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, लाइक जनवरी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, मैं दोनों में लगा हुआ था। जैन एंड तक आते थे, मुझे मिला चलो ठीक है टाइम देते हैं, कायदे से इकोनॉमिक्स मेरे लिए प्रेफरेबल है। मैथ्स में भी करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, बट इकोनॉमिक्स ऊपर है। इकोनॉमिक्स में मेरे 99 थे, मैथ्स में 95 थे। बहुत अच्छी बात है, मैथ्स पढ़ा, आपने अपना बेस्ट शॉट दिया, 95, बहुत बढ़िया। मेरे 100, मतलब ऐसे तैयारी पूरी थी, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, अच्छे से करके गया था। बट हाँ, इतना उसमें परफेक्शन वाली बात नहीं थी कि इकोनॉमिक्स में डॉट 1 मार्क्स कटना था, मुझे एग्जाम से बाहर आते पता था कि एक कटेगा, यहाँ कटेगा। तो अगेन दो चीजें करो, पैरेलल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, खुद को चैलेंज दो, क्योंकि अगेन 12th क्लास जो है, या तुम थ्रू आउट द जर्नी जो भी कर रहे हो, एट द एंड आज से 5 साल बाद ये मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी नहीं पूछने वाला। तुमने उस जर्नी में खुद को कितना एक्सप्लोर किया, कितना पुश किया, कितना खुद को जाना, कितनी खुद की कैपेबिलिटीज के बारे में तुम्हें पता लगा, वो मैटर करता है। अगेन भाई, वही सब चीजें हैं, खुद को जितना पुश कर सकते हो, जितना चैलेंज कर सकते हो, करो, बहुत बढ़िया बात है। एंड हर्षित भाई, यश भाई, दोनों की तरफ से अगर मैं एक चीज पूछना चाहूँ कि एडु कैप्टन टीम की तरफ से, एडु कैप्टन कोर्स की तरफ से ऐसी कौन सी एक स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करी, एंड तुम्हारी तरफ से एक फीडबैक अगर कोई है तो तुम्हारे मन में आता है कि यार अगर ये चीज और मिल जाती तो और ही मजा आ जाता। दोनों बताना, सबसे पहले तो कौन सी अभी की एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक बेस्ट, एंड एक तुम्हारी तरफ से कोई फीडबैक। यश भाई। एग्जिस्टिंग चीज जो बहुत अच्छी लगी वो तो बीए का कोर्स मेरे लिए, क्योंकि वही जैसे कि एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली अगर आपको अपनी वोकैब और बाकी चीजों पे भी बिल्डअप करना है तो काफी अच्छा कोर्स है उसके लिए। एंड चीज इंप्रूव करने के लिए तो एज सच कुछ नहीं है, पर
1-to-1 सेशंस अगर थोड़े कंडक्ट हो, मतलब एक इतने बड़े स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ शायद वो feasible ना हो, पर अगर ऐसा कुछ feasible राइट हो राइट सके गॉट तो वो दैट पार्ट। और बेटर। बट मतलब 1-to-1 सेशंस होते थे तो वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम लग रही होगी, राइट? राइट। बट एट देन बात वही है ना, जितनी साइज बढ़ता है उतना थोड़ी फिजिबिलिटी कम हो जाती है, हाँ, बट वही अगेन विल ट्राई आवर बेस्ट, डिपेंडेंसी जितने ज्यादा हो सकेंगे, चाहे वो प्रिंस भैया हो, भूपेंद्र सर हो, मैं हूँ, आता जितने ज्यादा हो सकेंगे विल ट्राई की 1-to-1 सेशंस तुम्हारे साथ हो। एंड अगेन जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी एक अच्छे इंटरवल्स पे टीचर से बात हो जाती है, तुम कंसल्ट कर लेते थे, तो वो चीज जहां रिक्वायर्ड है वहां तुम्हें कोई कमी नहीं आने देंगे, बट थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हर्षित भाई तू बता। टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट एग्जिस्टिंग थिंग, कैप्सूल स्ट्रीम्स भैया, क्योंकि कैप्सूल स्ट्रीम्स व्हाट हैपेंड 10th अगस्त को आई स्टिल रिमेंबर, नहीं अगस्त नहीं, 10th जुलाई को भी स्टार्ट हुई जुलाई, आफ्टर बोर्ड्स। जून, जुलाई नहीं भाई, जून। नो नो, बोर्ड्स के बाद हुई थी भैया, हाँ जी हाँ जी, जून जून, जून। यस 10th जून इट वाज। तो बोर्ड से पहले हम ऑलरेडी कुछ मॉक्स दे चुके थे, हम्म। हमें कहीं ना कहीं इतना पता था कितना पानी में है, कितना ऊपर है। तो कैप्सूल स्ट्रीम्स में जो मतलब था बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल, आईपी मेट स्पेसिफिक पिन पॉइंट क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे को तो डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कैप्सूल स्ट्रीम्स की लगा था लेजिट। मेरी अभी अपने दोस्त से भी बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, मैंने उसको भी यही बोला था कि कैप्सूल स्ट्रीम्स जो हुई थी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को वही लगी थी। और जो इफ यू टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरे को अपने बैच के साथ यही लगा था, नेक्स्ट बैच से मेरे को पता है प्रॉब्लम नहीं होगी। इस साल सीयूईटी आया था, अमन सर आए थे तो वीडियो लेक्चर्स वो बना रहे थे और देन अपलोड हो रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं जो आईपी मैट के स्पेसिफिक हायर बैच के वीडियो लेक्चर्स थे वो थोड़ा लेट मिले थे, हमें उसके लिए पहले राइट थोड़ा सा राइट वेट राइट। करना पड़ा था। ये बस हमारे बैच के साथ था, अब जो नेक्स्ट ईयर से गॉट एनरोलमेंट दैट होगी भाई, उनके ये चीज तो इस साल पक्का, मतलब इन द प्रोसेस है, आधी ज्यादा एलिमिनेट हो चुकी है। जो भी एनरोल करने वाले हो, जो कर चुके हो, जो कर रहे हो, जो भी है, तुम्हारे पास अच्छा खासा एडवांस में स्टॉक पाइल्ड अप मिलेगा। तुम्हें कोई डिले वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार मैं तो बिल्कुल टॉप पे हूँ, मेरे पास और लेक्चर चाहिए और लेक्चर आ नहीं रहे, तुम्हें ऐसा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस साल अगेन भाई एनटीए ने किस पॉइंट पे आके कहा कि लो सीयूटी देंगे तुम तो, ठीक है जैसे है जो है। बट अगेन इस साल से वो दिक्कत नहीं आएगी। कैप्सूल स्ट्रीम्स का मैं पर्सनली एक बात बताऊं तो पर्सनली मेरा फेवरेट फीचर था वो, जब मैं कंपनी में आया जनवरी 2022 इस साल के शुरू में, तो मैं देख रहा था क्या कैसे चीजें हैं and हम कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो कैप्सूल स्ट्रीम्स अपने आप में काफी क्रिएटिव सा फीचर है। क्रिएटिव एज इन यार कि हम सारा साल पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, मॉक्स हैं, सब है, हर कोचिंग में है, हर सिलेबस में है, स्टडी पैटर्न में है वो, चाहे तुम फोर्थ क्लास के पढ़ रहे हो, चाहे तुम यूपीएससी का पढ़ रहे हो, कुछ भी है, वो चीज है। कैप्सूल स्ट्रीम्स अपने आप में एक ऑनलाइन मीडियम में कितना मजेदार सा तरीका है कि 8-10 दिन लगाते हैं, लाइव बैठते हैं एंड वो चैप्टर ही समराइज करते हैं। लाइक मैं जब मैं 12th में था ना, तो मैथ्स का जब एग्जाम था, तो वेदांतु के एक टीचर है नेहा मैम मैथ्स के, तुम्हें पता होगा शायद, वो यूट्यूब पे आके कुछ ऐसा सिमिलर सा करते थे कि लाइव आएंगे एंड लाइव आके एक चैप्टर के फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। कैप्सूल स्ट्रीम्स उसका भी काफी रिफाइंड वर्जन लगा मुझे, मैं कहा मजेदार चीज है भाई ये तो। एंड हाँ, बच्चों के फीडबैक से अच्छे आ रहे तो और परफेक्ट, बहुत शानदार चीज है भाई। जिसको नहीं पता कैप्सूल स्ट्रीम्स क्या है, इन शॉर्ट, टीचर बैठते हैं हमारे लाइव एंड वो एक के बाद एक एक चैप्टर के ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक प्रॉपर फ्लो चार्ट और ब्लूप्रिंट होता है उनके माइंड में। वो टीचर है भाई, उनको एक्सपीरियंस है, तो वो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर सेट ऑफ क्वेश्चन, हर काइंड ऑफ प्रॉब्लम से तुम्हें गो थ्रू करवा देते हैं फटाफट। एंड जितना पॉसिबल होता है उस लाइव में डाउट शॉर्ट्स अगर इफ पॉसिबल तो ले लिए जाते हैं। एंड उस एक लाइव के थ्रू तुम देखते हो कि अच्छा इस चैप्टर में ना ये 18 पॉसिबल टाइप की चीजें आ सकती हैं, शायद तुमने लिख लिया, तुमने देख लिया, तुमने पढ़ ली, एंड मेरे मन में ये चीजें हैं, मैं यहाँ यहाँ वीक हूँ, मुझे इस स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, दैट्स इट। बहुत प्यारी चीज रहती है। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया तो वो बेसिकली एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ नोट्स की प्रैक्टिस रह जाती है, और नोट्स बनाना बहुत जरूरी चीज है। नोट्स से एक मजेदार क्वेश्चन याद आया, तुमने अपने अपने नोट्स कैसे बनाए, मतलब जैसे भी बनाए, जो भी बनाए, जितने भी बनाए, कैसे बनाए? और नोट्स के बारे में, एक तो मेरे पास अपनी पॉकेट नोटबुक रहती थी। पॉकेट नोटबुक के अंदर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि न्यूज़पेपर की तो मेरी हैबिट थी, इंटर्नशिप भी मेरी उसी के रिलेटेड था। तो मैं जब भी पढ़ता था तो जो भी मेरे को एक मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट वर्ड लगता हो, कभी सुना ही ना हो, मतलब भी कुछ वर्ड्स तो होते हैं हमको पढ़ के कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है, जो बिल्कुल ही अलग लेवल का वर्ड था वो लिखता था, डेली के 2-3 आते थे, और थोड़े बहुत मैथ्स के फॉर्मूलाज। रही बात मॉक्स की, मॉक्स में व्हाट आई यूज्ड टू डू, मॉक्स दिए मैंने, अब कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को आते थे बट कहीं ना कहीं टाइम प्रेशर की वजह से वो नहीं हो पाए। एक सेकंड चीज आते है जो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नया है, पता ही नहीं क्वेश्चन कैसा था, तो मैंने दो राइट। तरह के बुक मार्क्स बनाए हुए थे। मैं उन क्वेश्चंस को अलग से बुक मार्क करके रखता था न्यू कॉन्सेप्ट के नाम से, जो बिल्कुल ही मेरे लिए नया था, और एक अलग बुक मार्क था इजी बट फॉरगॉट के नेम से, कि आता था बट कहीं ना कहीं मेरे से हो नहीं भूल पाया, गया। कि ऐसी सेम मिस्टेक एग्जाम में मेरे से ना रिपीट हो। तो मैं डेली डेली मॉक दिए, तो मैं वीकेंड पे देखो बैठता था और वो बुक मार्क क्वेश्चंस खोले मैंने,
और सारे के सारे वो क्वेश्चंस फिर से करता था, न्यू कॉन्सेप्ट वाले, उसके बाद इजी वाले। नाइस भाई। एंड यश तेरा क्या सीन था? मैंने जैसे हर सब्जेक्ट के लिए बेसिकली एक रजिस्टर बना रखा था। तो जो भी कोर्सेज क्लासेस में चीजें होती थी वो तो मैं साथ में नोट करके फिर उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करता था। और एक येलो मार्कर मैंने ले रखा था, तो उसमें से जो भी मतलब जैसे कोई फॉर्मूला हो गया मैथ्स का या वर्बल का कोई एक लॉजिक है तो वो सब हाईलाइट कर लिया ताकि नेक्स्ट रिवीजन में पूरा फिर से ना पढ़ना पड़े। तो ऐसे वो मेन रजिस्टर्स मेंटेन करे। और वही मैंने भी एक नोटबुक साथ में रखी, तो जो भी मॉक्स दिया उसमें जो भी कोई नया कॉन्सेप्ट मिला या नया वो कैप वर्ड वो सब उसमें नोट कर रखा था। तो मैं ऐसे ट्राई करता था कि हर 2 से 3 दिन में मैं उसको रिवाइज कर लूँ। मतलब ऐसे मैं सोचता था, पर हर 2-3 दिन में तो नहीं, 4-5 दिन में एक बार रिवाइज कर ही लेता था। पर रिवीजन आई वुड से कि बहुत ज्यादा मस्ट है, मतलब वो सब निकल जाता है दिमाग से अगर रिवीजन ना हो तो। बिल्कुल भाई, रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। एंड जैसा कि मैंने मतलब लाइक तुमने अगर मेरे चैनल पे, तुमने या जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देखी हो, तो ऑलवेज से नोट्स एक बहुत ही पर्सनलाइज चीज है। नोट्स कभी भी किसी और के मत उठाओ, किसी की कॉपी मत करो और दूसरे को फॉर्मेलिटी की भाई तेरे नोट्स दे दे मैं लिख लेता हूँ मेरे वो नोट्स बन गए। दैट्स नॉट हाउ इट्स डन। नोट्स बहुत पर्सनलाइज चीज है। हर्षित के लिए कुछ और तरीके से चीजें काम करते हैं, यश के लिए कुछ और तरीके से चीजें काम करती हैं, मेरे लिए कुछ और तरीके से चीजें काम करती हैं, तुम्हारे लिए कुछ और तरीके से चीजें काम करेंगी। बनाओ जैसे तुम्हें ठीक लगे बनाओ, बस एक पर्पस फुलफिल करें कि जब भी मैं दोबारा उस चैप्टर में आ रहा हूं ना, मुझे टाइम पहले से कम लगे। 1 घंटे के 59 मिनट लग जाए, 1 आवर के 59 मिनट्स लग जाए, जिसको नहीं समझ आया चलेगा, लेकिन टाइम पहले से कम लगे। करते 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 वो इतना पावर पैक्ड हो जाए कि मुझे अगर 2 घंटे का काम है, मैं उसको ऊपर ऊपर से नजर मारनी है, मेरे को 5 मिनट 10 मिनट लगे। ये ग्रेजुअल वर्किंग ओवर योर नोट्स होता है, ठीक है। धीरे 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 अपने नोट्स को इतना शार्प और कन्फाइंड और प्रिसाइज बना देते हो कि यार इसमें बहुत काम काम का मटेरियल है और मैं एक ग्लांस पे समझ सकता हूँ, मेरा लिखा हुआ है, मेरे तरीके से लिखा हुआ है। मैंने उसमें चाहे मीम रेफरेंस डाले हो, चाहे जोक्स डाले हो, चाहे मूवी रेफरेंस डाले हो, चाहे गालियां भरी हो, चाहे कुछ मर्जी भरा हो, मेरी मर्जी, मेरे नोट्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ। दैट्स इट। नोट्स जरूरी हैं, सब बनाते हैं, मतलब जो कुछ पहुंचते हैं वो बनाते हैं, जितना मैंने आज तक देखा है। अपने हिसाब से बनाओ, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता नोट्स का, कोई तरीका नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नोट्स ऐसे ही बनते हैं ना। जैसे तेरे को बढ़िया लगता है बना। दैट्स इट। अगेन भाई लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि जो भी बच्चा इस साल चाहे कोर्स में एनरोल कर रहा नहीं कर रहा, मैं एडुकैप्टन के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारे जूनियर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जूनियर है, वो चाहे हैप्पी मैट, डीयू जैट, सीयूईटी, बोर्ड्स, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, बस वो पढ़ रहा है, वो एक गोल लेके चल रहा है। अपनी तरफ से एक एक एडवाइस जो तुमने अपनी जर्नी में से प्रॉपर पिन पॉइंट कर ली कि अच्छा ये चीज तो मैंने बहुत अच्छे से सीख ली, ऑल्दो तुमने वो कहीं से सुनी हो, कहीं से सबकॉन्शियसली सुनी हो, पढ़ी हो, बट तुमने अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट किया कि यार ये तो है ही है, मतलब गोल्डन एडवाइस। एडवाइस हर्षित भाई स्टार्ट कर। भाई आई वुड लाइक टू स्टार्ट सेइंग कि अब इस पॉइंट पर आकर, जैसे हमने इस साल देखा, अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ्स काफी हाई गए आईपी मैट इंदौर की। तो नेक्स्ट ईयर इट इज बट ऑब्वियस कि कंपटीशन काफी हाई रहेगा। कट थ्रोट कंपटीशन इस एग्जाम में बिल्कुल। पहले से ही था, बट इस साल कुछ ज्यादा ही कट ऑफ्स हाई हो गई है, तो हम नेक्स्ट ईयर से और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आई वुड से कि अभी भी अराउंड 9 कुछ मंथ्स है आईपी मैट 2023 में। तो आई वुड से अभी से ही लग जाओ, अभी से ही स्टार्ट कर लो अपनी तैयारी को, बेसिक से करो। चाहे अभी कंप्लीटली स्ट्रेस आउट मत हो, वो वाला फेज तो एग्जाम से 1-2 महीने पहले आता है, जो हमें कंप्लीट टाइम देना पड़ता है उसको। अभी से अपने बेसिक्स को थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब मिनी मॉक्स जो होते हैं, बेबी मॉक्स आई वुड से, चैप्टर समझ वाइज गया। वो देने स्टार्ट कर दो। बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, ड्रॉपर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। और ड्रॉपर्स तो वी ऑल नो, वो तो पूरा 1 साल लगा कर आ रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक एग्जैक्टली। एज पे है। 1 साल भी लगा के आ रहे हैं, प्लस वो एक बार चाहे मॉक एक्सपीरियंस। दे के छोड़ चुके हैं आईपी मैट वगैरह, या उनको तुम्हारे से एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तो वो भी फर्क पड़ता है। नाइस भाई। यश तू क्या कहेगा? मैं ये कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए एटलीस्ट रहा कि मॉक्स एनालाइज करना भी ना, जैसे एक मॉक को एनालाइज किया जा सकता है, पर जब सारे इतने मॉक्स दिए उनको कंपेयर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक एक्सेल हमेशा मेंटेन करो। मैं जैसे 2 शीट्स नाइस भाई। मेंटेन करता था, एक एक्सेल और दूसरी साइड में एक्सेल खुलती थी। उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स है कॉमन, जैसे रजिस्टर में नोट करा, पर कॉन्सेप्ट बेसिकली उधर नोट कर लिया। और एक पेपर के पैटर्न को स्टडी करो। जैसे ये सबको पता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, पर ये भी जानना जरूरी है कि 40 में से 12 आरसी आते हैं, 5-6 पैरा जंबल आते हैं। ये सब जब बाइफर्केशन कर लो तो ये डिसाइड करो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे मेरे लिए भी ये नहीं था, पर उसमें बहुत चीजें थी जो थी जिसको मैंने एक्चुअली पेपर में अटेम्प्ट किया और जिससे स्कोर आया। तो वो भी जानना उतना ही जरूरी है। पेपर के पैटर्न को अच्छे से स्टडी करो एंड देन मॉक्स को एनालाइज करो, क्योंकि बहुत चीजें छोड़ने लायक है और छोड़ के भी क्लियर किया जा सकता है।
तो बेसिकली नाइस इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मॉक्स के पैटर्न को एनालाइज करो और परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। एग्जैक्टली। तो बेसिकली गेट योरसेल्फ ऑन ट्रैक, अपना एक फोकस बनाओ, उस पर लग जाओ, जुट जाओ। टाइम बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, और टाइम सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, टाइम तुम्हारे आसपास वाले सभी लोगों के पास है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड एक्सेल वाली बात तेरी बहुत प्यारी लगी। मैं पर्सनली चीज करता था रजिस्टर में। मैं थोड़ा डिजिटल प्रेमी बंदा लॉकडाउन के बाद बनाऊं। मैं कॉपी पेन से बहुत प्यार था मुझे, हर चीज लिखता था मैं, हर चीज। आज भी मैं अपनी मतलब कुछ बनाना हो प्रोडक्शन वगैरह, उसकी स्क्रिप्टिंग मैं पहले पेपर पेन पे करता हूँ, मुझे मजा आता है। तो एज यू आर कंफर्टेबल भाई, तुम्हें एक्सेल अच्छी लगती है एक्सेल में करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसमें करो, कॉपी पेन पे करो, लेकिन करो, लिखो, चीजें रिकॉर्ड करो, अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करो, ठीक है? ये बहुत जरूरी चीज होती है। सो दैट्स इट भाई, थैंक यू सो मच। एंड तुम दोनों को जस्ट वन वर्ड ऑफ एडवाइस, शर्माना मत। कॉलेज में जाके जो भी इवेंट हो, जो भी चीज हो, तुम्हारा मन कर रहा है बट तुम्हें लग रहा है यार नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, कर दो। सोचो मत, कर दो। बहुत मौके छूटेंगे अगर तुम ये सोचोगे तो। मैं ऑनेस्टली, मेरे से भी छूटे हैं। तुम्हें लगता होगा कि भाई एक्सट्रोवर्ट बंदा है, ऐसे कैमरा पे कॉन्फिडेंट है, बट अगेन चीजें मिस होती हैं। तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आएगा, तुम्हारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, बट जितना उसको कम कर सकते हो उतना कम कर दो। जो करना है करो, पुट योर सेल्फ आउट इन पब्लिक। एम्बेरस भी कहीं होगे तो सीख क्या होगा। दैट्स इट। हर्षित, तू कुछ कह रहा था? मैं ना पहले एक चीज बताने वाला था, बट अब मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो हम्म अभी आपने सबसे पहले डिजिटल प्रेमी वाली बात करी, तो हम्म अभी मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें मेरा भी सब कुछ डिजिटली था। रजिस्टर्स वाला मैंने बहुत कम बात की थी। तो हुआ क्या था, वी एज अ स्टूडेंट हम कभी कभी एक ही स्ट्रेटेजी पर स्टिक कर जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में अपनी रजिस्टर्स मेंटेन करी, मैं भी कंप्लीट नोट्स बनाता था, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को एक चीज समझ आई कि मैं नोटबुक्स वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरिंग सा फील होने लगा कि मैं एक एक चीज लिखूं। तो आई डिड इट इन सम अदर वे, मैंने डिजिटली थोड़ा सा ट्रांसफर करा। मेरे को फुटबॉल पसंद है, तो मैंने नोट्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा उससे जोड़ा कि मैं पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, और मैंने कुछ हम्म, नोट्स भी इसी वे में बनाने स्टार्ट करे। तो आई वुड से कि एक ही स्ट्रेटेजी बनाकर इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स तो उसी पे स्टिक मत रहो, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल। सेकंड सेकंड थिंग तो वही जो आपने बोली कि एक्सट्रोवर्टेड टाइप थिंग। हाँ, मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी इंटरव्यू में कि मैं इंटरव्यू से पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नर्वस था। बट जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ आई वाज लाइक कि अब तो स्माइलिंग फेस के साथ बैठना है। और इंटरव्यू के 5 मिनट के अंदर अंदर दोनों पैनलिस्ट और मैं, हम तीनों ही बिल्कुल हंसते थे। और वो कंप्लीटली एक पूरे 15 मिनट हंसते हंसते इंटरव्यू खत्म हुआ था। तो ऐसा नर्वस इंटरव्यू। वाली चीज़ों को बस बोल बोल, बात रिमूव, पूरी कर। जितना फेज नर्वस वाली चीज़ों को जितना फेज आउट कर दोगे, जितनी जल्दी समझ जाओगे कि जिन लोगों को हम जानते नहीं उनका एम्बेरसमेंट भी कुछ होता ही नहीं है, तो वो उतना ही बेटर रहेगा। इंटरव्यू जिस चीज में तुम्हारी नॉलेज मैटर करती है, नो डाउट, बट तुम्हारी वाइब, तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारी स्माइल सबसे ऊपर मैटर करती है। चाहे वो क्लास 12 का प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, कॉलेज का प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तुम्हारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रह गया भाई, ये एंड करते करते मुझे याद आया, इंटरव्यू की बात चल जाएगी। थोड़ा थोड़ा अपना कुछ भी इंटरव्यू का बताओ। हर्षित भाई, तू स्टार्ट कर। मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने पैनल ज्वाइन करा मीटिंग, तो दोनों के दोनों पैनलिस्ट काफ़ी सीरियस थे। दे आउटराइट सेड कि अपना इंट्रोडक्शन दो आप। मैंने अपना इंट्रो दिया। मेंशन मैंने इंट्रो में अपने 12th के 97% किए थे। मैंने इंटर्नशिप मेंशन की थी। मैं ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाता था 9th के स्टूडेंट्स को, मैंने वो भी मेंशन किया था, प्लस इन्वेस्टिंग था। तो उस चीज़ ने, मेरे इंट्रो ने, आई वुड से पूरे इंटरव्यू का एक डायरेक्शन होता है ना, वो पहले एकेडमिक फेज होता है हमारा इंदौर का इंटरव्यू, वो डायरेक्शन हम्म कंप्लीटली चेंज कर दिया। पैनलिस्ट आउटराइट दे रिप्लाइड कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, इतना सब कुछ किया, 12th का स्कोर, इंदौर का एग्जाम। तो मैं फिर उससे ले गया उसको। फिर उन्होंने इंटर्नशिप पर थोड़ा ग्रिलिंग करा। जब उन्हें ये चीज़ पता लगा कि इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं मेंटरिंग वाला पार्ट भी था, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ग्रिलिंग इस पे की कि कॉम्पिटेंट, कोलैबोरेटिव, अनहेल्दी कंपटीशन। देन दे केम फॉर द फेवरेट स्पोर्ट्स पार्ट, फिर थोड़ी बात फुटबॉल के ऊपर हुई, और इतने में इंटरव्यू खत्म हो गया था। लाइक स्टार्टिंग में इंट्रो ने इतनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी कि मेरे से उन्होंने एक भी एकेडमिक क्वेश्चन पूछा ही नहीं था इंटरव्यू में। राइट भाई, बी वेरी फ्रैंक, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ। बहुत फर्क पड़ता है उससे। यश भाई, तू बता। मेरा एक्चुअली जैसे ना वो लोग प्रोफाइल फॉर्म भरवाते हैं इंदौर वाले एक्चुअल इंटरव्यू हम्म से पहले, तो काफी लोग ऐसे मानते हैं कि वो जो प्रोफाइल आंसर्स है वो एक्चुअली रीड नहीं करते। पर मेरा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मेरे दोनों पैनलिस्ट वो ही पढ़ रहे थे, एंड मैंने अपने प्रोफाइल इंटरव्यू में, प्रोफाइल सबमिशन में काफी जगह स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें मेंशन कर रखी थी। तो मेरा एक्चुअली इंटरव्यू का अराउंड 7 to 8 मिनट्स तो हमने स्टार्टअप से भी बात करी कि जोमेटो में क्या फ्लॉज है, कैसे ठीक कर सकते हैं, हम्म वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ये सब पे आराम से आते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस इंटरव्यू में जैसे 840 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, अब अकेडमिकली तो सभी बराबर परफॉर्म करके वहां पे पहुंचे हैं,
पर Right. इंटरव्यू में आपके पास कोई एक चीज एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में आप बात कर सको और बाकी 839 कैंडिडेट्स ना कर सके, जो आपको उनसे अलग रखे, क्योंकि उन्हें कॉलेज में चाहिए जो वैल्यू एडिशन करे उस रूम में जाके, वरना आप सबके जैसे हो तो वो उन्हें नहीं चाहिए ना। तो मेरे लिए वो चीज स्टार्टअप थी, जैसे हर्षित के लिए वो मेंटोरशिप या फुटबॉल रहा, ऐसे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो बेसिकली अगर आप 12th या 11th में हो तो पढ़ाई के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको यूनिक बनाए सबसे। सिर्फ पढ़ाई तो बाकी लोग भी करने वाले हैं, पर साथ में कुछ Right, और करना right, बहुत right. ज्यादा जरूरी है। एंड मेरे से एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे तो उसके बाद कुछ, और फिर वापस स्टार्टअप पे आ गए थे कि इसका फाउंडर कौन है, उसका फाउंडर कौन है, एंड उसके बाद बस खत्म हो गया था। नाइस भाई। तो इंटरव्यू का बेसिकली है बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, फाइंड योर वाई, फाइंड योर किक, एंड जो भी है बस हंसते खेलते जवाब दो भाई, कुछ नहीं कहने वाला वो सामने वाला बंदा। कंफर्टेबल रखते हैं वो, अगर तुम कंफर्टेबल होना चाहो। दैट्स इट भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट तुम्हारे कॉलेज लाइफ के लिए जो शुरू होने वाली है, ऑफलाइन ही शुरू होंगे भाई, लकी हो तुम लोग। एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, यहाँ तक देखी है तो लाइक शेयर तो बनता है ना इस बात पे, अपने सारे दोस्तों को फैलाओ, सब्सक्राइब भी कर दो एडुकैप्टन पे, और बहुत ही औसम कंटेंट आने वाला है। एंड ऐसे जितने भी हमारे पास प्रोडिजीज होंगे उनसे बातचीत करते हुए, उनसे चीजें इंसाइट्स जानते हुए तुम्हारे लिए कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करो। कोई दिक्कत लगे हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।